दिल्ली सल्तनत नाम तो सुना ही होगा। 5 अलग अलग राजवंश और 300 से भी ज्यादा सालों का इतिहास। तो चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस शानदार नाटकीय कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं और जंग के मैदानों की नहीं है। नहीं, ये तो उस सल्तनत की दास्तान है जिसने रेशमी कपड़ों, तराशे हुए पत्थरों और सुनहरी धूप में नहाए अपने आलीशान महलों के बीच इस भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पूरे 320 साल। सोचकर देखिए जरा, कितना लंबा समय है ये। तो जाहिर सी बात है, इस दौर ने हिंदुस्तान के इतिहास पर, यहाँ के संस्कृति पर और हाँ, शासन करने के तौर तरीकों पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी होगी। तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे कि यह साम्राज्य बना कैसे, इसकी ताकत कहां कहां तक फैली, इसके सुल्तानों ने क्या बड़े और कह सकते हैं अजीबोगरीब फैसले लिए, फिर इसका पतन क्यों हुआ, और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, ये अपने पीछे कौन सी विरासत छोड़ गया। तो कहानी शुरू होती है पहले चैप्टर से। नाम है गुलाम वंश। यही वो वंश है जिसने एक नए साम्राज्य की नींव रखी। देखिए, नींव तो रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन सल्तनत को असल में जो मजबूती दी ना, वो थे इल्तुतमिश। और फिर आती हैं रजिया सुल्ताना, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासक। उस जमाने में ये एक बहुत ही साहसी कदम था। और आखिर में आते हैं गियासुद्दीन बलबन, जिसने अपने लोहे जैसे प्रशासन से सल्तनत पर अपनी पकड़ को एकदम कसकर मजबूत कर लिया। अब इतनी बड़ी सल्तनत को चलाने के लिए कोई सिस्टम तो चाहिए था, है ना? तो इल्तुतमिश एक कमाल का सिस्टम लेकर आया, जिसे कहते थे इक्ताधारी। सिंपल था, अमीरों और अफसरों को सैलरी के बदले में जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था, जिसे इक्ता कहते थे। और आप यकीन मानिए, यही सिस्टम आगे चलकर सल्तनत की प्रशासनिक रीढ़ की हड्डी बना। गुलाम वंश के बाद तख्त पर कब्जा किया खिलजियों ने, और इनके साथ आया विस्तार का और लोहे जैसी सख्ती का एक नया दौर। अब सल्तनत की सीमाएं वो बहुत दूर दूर तक फैलने वाली थीं। और जब भी हम खिलजी वंश की बात करते हैं ना, तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, अलाउद्दीन खिलजी। कहा जाता है कि वो सल्तनत काल का सबसे ताकतवर और सबसे कुशल शासक था। तो सवाल यह है कि उसने ऐसा क्या किया था? सबसे पहले तो उसने सल्तनत को दक्षिण भारत तक पहुंचा दिया। फिर बाजार पर ऐसा सख्त कंट्रोल किया कि महंगाई काबू में रही। और सेना में तो उसने 2 जबरदस्त सुधार किए। एक था दाग, मतलब घोड़ों को दागने की प्रथा, ताकि कोई अदला बदली या धोखाधड़ी ना हो। और दूसरा था चेहरा, जिससे हर सैनिक का पूरा हुलिया दर्ज रहता था। और इसी मजबूत सेना के दम पर उसने मंगोलों के खतरनाक हमलों को 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई बार नाकाम किया। खिलजियों के बाद आए तुगलक, और इनका दौर था बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं और कुछ बहुत ही अनोखे और कह सकते हैं नाकाम प्रयोगों का। इस दौर का सबसे दिलचस्प कैरेक्टर था मोहम्मद बिन तुगलक। उसके प्लान्स बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन अक्सर बुरी तरह से फेल हो जाते थे। आप सोचिए जरा, पूरी की पूरी राजधानी को दिल्ली से उठाकर दौलताबाद ले जाना, या फिर चांदी के सिक्कों के बराबर कीमत वाले पीतल और तांबे के सिक्के चला देना। और तो और, जो सबसे उपजाऊ इलाका था दोआब, वहां अचानक से टैक्स को कई गुना बढ़ा देना। इन सारे फैसलों ने सल्तनत को बहुत बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। तुगलक काल की एक और पहचान थी जजिया टैक्स। ये एक तरह का टैक्स था जो ऐतिहासिक रूप से इस्लामी कानून के तहत गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाता था। और फिर फिरोज शाह तुगलक जैसे शासकों ने इसे काफी सख्ती से लागू भी किया। तुगलकों के बाद सल्तनत की वो पुरानी शानो शौकत, वो ताकत, वो सब फीकी पड़ने लगी। अब दौर था सैयद और लोधी वंश का, और ये असल में सल्तनत के पतन की शुरुआत का संकेत था। तो सवाल उठता है कि भाई सल्तनत कमजोर क्यों हुई? इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी सत्ता के लिए अंदरूनी लड़ाई। देखिए, जो शुरुआती तुर्क सुल्तान थे, वो ताकतवर अमीरों, जिन्हें चालीसा कहते थे, उन पर काफी हद तक निर्भर थे। लेकिन जो बाद के अफगान सुल्तान आए, जैसे लोधी, वो अपने ही सरदारों से जूझते रहे। क्यों? क्योंकि ये सरदार सुल्तान को अपना मालिक नहीं, बल्कि बराबर वालों में पहला समझते थे। और इसी खींचतान ने सेंट्रल अथॉरिटी को लगातार कमजोर किया। और फिर आया सल्तनत का आखिरी अध्याय। साल 1451 बहलोल लोदी ने लोधी वंश की नींव रखी। उसके बाद सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया। और फिर आया वो दिन, साल 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। इब्राहिम लोधी बाबर के हाथों हार गया, और बस
इसी के साथ 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का सूरज डूब गया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं सल्तनत की उस स्थायी विरासत की जो आज भी हमारे साथ है, हमारे आसपास है। हाँ, सल्तनत तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी विरासत वो आज भी जिंदा है। उसने हमें एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा दिया, एक तादारी जैसी रेवेन्यू प्रणाली दी, और दाग और चेहरा जैसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तकनीकें दी। और सबसे बढ़कर इसने एक मिलीजुली, एक फ्यूजन कल्चर, जिसे हम इंडो इस्लामिक संस्कृति कहते हैं, उसको जन्म दिया। असल में देखा जाए तो इसने आने वाले मुगल साम्राज्य के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार कर दी थी। और जानते सबसे अच्छी बात क्या है? इस विरासत को हम आज भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। दिल्ली का कुतुब मीनार, जिसे ऐबक और इल्तुतमिश ने मिलकर बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी का बनवाया हुआ शानदार अलाई दरवाजा, और फिर फिरोज शाह तुगलक का फिरोज शाह कोटला, ये आलीशान इमारतें आज भी उस दौर की शान और बेमिसाल कला की गवाही देती हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या दिल्ली सल्तनत को सिर्फ मुगलों के आने से पहले का एक 300 साल का दौर मान लिया जाए, या फिर ये अपने आप में एक ऐसा साम्राज्य था जिसने एक पूरे युग को, एक पूरे एरा को डिफाइन किया? इस पर सोचिएगा जरूर।